हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 18th नंबर का। अभी तक हम लोग जो है 17th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में 25 से लेकर 27 या 28 क्वेश्चन तक रीजनिंग के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दो पार्टों में मिलता है। फर्स्ट पार्ट में 12 टू आपके 14 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में भी आपको 12 टू 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको दोनों पार्ट मिला करके 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन के बीच में टोटल आपको मिलते हैं, और वो भी केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, पूरा डिटेल डिस्कशन। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा है और फिर हमने क्वेश्चन का आंसर वहां पर डिस्कस किया है। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैंने आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा, ऐसे इसको उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। आखिर अगर उस टॉपिक से भाई कोई और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। तो अगर अभी तक आपने उन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं देखा, नहीं सॉल्व किया, तो एक बार जरूर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो रीजनिंग है, जो CUET में आपका जनरल टेस्ट का जो पार्ट आएगा, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज। तो रीजनिंग के तीनों मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो गए 75 क्वेश्चन। उसमें से आपको करने हैं 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना, कोशिश मेरी यही है। इसीलिए क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को जो है तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग कह सकते हैं कि टफ नहीं होता। रीजनिंग तो केवल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हर एक टॉपिक को लेकर के, क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई सब्जेक्ट तो शुरू से पढ़ाया जाता, लेकिन हाँ, जितनी चीजें आप रीजनिंग में पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक, सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। हर एक टॉपिक के बारे में आपको जो है उसके पता है। इसलिए मैंने कहा ना, केवल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक को लेकर के, तो आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई करना कैसे है, और वही मैं जो है करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जो है देखो, दो चीजें हो रही हैं। एक जो है आपका क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, भाई बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए, और आपका हर एक टॉपिक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है और क्वेश्चन भी आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ रही है। दो चीजों को आपको फायदा मिल रहा है, और कम समय में बहुत अच्छी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि समय तो कम है आपके पास, मई में आपका एग्जाम है। CUET का जो UG का एग्जाम है वो आपका मई में है। तो इसलिए जो है इस कम समय में आप इस माध्यम के द्वारा बहुत अच्छे से और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप भी बहुत अच्छा कोर्स कर पाए, स्कोर कर पाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और आपको भी बहुत अच्छा कोई कॉलेज मिले जो आपने सोच रखा है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं, और आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 18th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। और आज भी हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक टॉपिक जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए 18th प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 18th प्रैक्टिस टेस्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपसे एनालॉजी टेस्ट से। किस टॉपिक से पूछा गया है? ये पूछा गया है, टॉपिक का नेम है आपका एनालॉजी टेस्ट।
एनालॉजी टेस्ट, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे हम सादृश्यता परीक्षण। क्या बोलेंगे? सादृश्यता परीक्षण। ठीक है ना। कह सकते हैं कि जैसे आपके पास एक तराजू है, तराजू में दो पलड़े हैं, तो दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। जितना वजन लेफ्ट साइड में उतना ही वजन राइट साइड में होना चाहिए। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो कॉन्सेप्ट आपका इधर लगेगा सेम वही कॉन्सेप्ट आप इधर लगाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एनालॉजी टेस्ट की, तो एनालॉजी तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। देखो, एक होती है आपकी वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द सादृश्यता। एक टाइप में हम पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या सादृश्यता। ठीक है ना। और एक हम पढ़ते हैं जो है अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी अर्थात अक्षर सादृश्यता। ठीक है ना। तो इन तीन टाइप में हम पढ़ते हैं जो है एनालॉजी टेस्ट को, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। अब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो आपका पूछा गया अल्फाबेट एनालॉजी से। और जैसे ही बात अल्फाबेट की होती है, बात होती है ए टू जेड की। अब ए टू जेड तो सबको आता है, ए बी सी डी, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका जेड आएगा, सबको आता है। अब यहां पर हमको ए बी सी डी तो याद ही रखने हैं, वो तो हमें याद ही हैं। अब उसकी प्लेस वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, उसका कोड भी हमें याद होना चाहिए, जिस प्लेस पर वह आता है। जैसे अगर आप बात करें ए की, तो ए आपका फर्स्ट पे आएगा और जेड आएगा आपका 26 पर। ऐसे ही हर एक अल्फाबेट का एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू है कि भाई क्यू कितने नंबर पे आता है, पी कितने पे आता है, के कितने पे आता है, यू कितने पे आता है। तो आप जब भी अल्फाबेट की बात करें, आप उन क्वेश्चनों को अल्फाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व करिए। जो ये कोड है वो आपको लर्न करने हैं। आपसे आप जो है उनको एक दिन में 2 बार केवल लर्न करो, केवल 2 बार, केवल आप पढ़ लो। एक बार मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ लो। मैं तो जितनी बार क्वेश्चन आता है अल्फाबेट से उतनी बार मैं आपको अल्फाबेट का कोड बताता हूं, ताकि कोड आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ताकि जो आपके दिमाग में ना सर वहां पे लिख लेंगे या वहां पे जो है हम कोई फार्मूला बता दें उससे द्वारा निकाल लेंगे, नहीं। ये सारी चीजें आपके दिमाग आप अपने दिमाग से हटा दो। ना आपको लिखने की जरूरत है, ना आपको किसी फार्मूले की जरूरत है। फार्मूला होता है, एक इजोटी होता है, एक सिफ्लोरॉक्स होता है, CFILORUX, जिसके द्वारा हम अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट कोड याद रखना है। जितनी बार अल्फाबेट आएगा उतनी बार आप कोड पढ़ो। कैसे नहीं याद होगा? 100% आपको याद होगा। जैसे देखिए यहां पर अल्फाबेट की बात हुई, हम अल्फाबेट के कोड की बात करेंगे। अल्फाबेट के कोड की बात करें, देखो ए, फिर आपका क्या आएगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, फिर आपका देखो है जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, फिर क्या आएगा आपका टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये हो जाएगा आपका जेड। अब यहां पर जरा देखिए, अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू की बात करूं, सीक्वेंस की बात करूं, तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, फिर आपका क्या आ जाएगा J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, फिर आपका आ जाएगा T20, U21, V22, W23, X24 एंड Y25 एंड देन Z26। ओके, तो ये कोड आपको याद कर लेने हैं, कैसे रट्टा नहीं मारना है। ठीक है ना। केवल 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए, अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे अपने आप। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। क्लियर है?
तो इस प्रकार से अब ये देखो इन कोड के माध्यम से आप कितनी आसानी से अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट की बात जब भी होगी, देखो अल्फाबेट हर जगह मिलेगा आपको, अल्फाबेट सीरीज में मिलेगा, अल्फाबेट आपको एक टॉपिक होता है आपका रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग पूरा अल्फाबेट से बना टॉपिक है, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो अल्फाबेट बहुत जगह मिलने वाला है, और जब अल्फाबेट की बात जहां पर होती है आप उसको कोड के माध्यम से ही सॉल्व करिए। देखिए जैसे यहां पर अल्फाबेट की बात हुई, अब देखो हम कैसे इसको कोड के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले कैसे लिख लेंगे, यहां पर देखो एल के जे, अब एल के और जे इसका रिलेशन किससे है, तो आपने कहा कि एल के जे का जो रिलेशन है, एल के और जे का जो रिलेशन है वो यम एन और ओ से है। ऐसे लिख लिया हमने, देखो एल के जे लगातार लिखा था, इधर एम एन ओ लिखा है, तो हमने हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिख लिया। अब जरा इनके कोड लिख लीजिए। देखिए एल का कोड है 12, के 11, जे 10, एम 13, एन 14 एंड ओ आपका हो जाएगा 15। ठीक है, क्लियर, लिख दिया आपने। अब जरा देखिए 12 का रिलेशन 13 से, अब आप अल्फाबेट को एक किनारे कर दीजिए, अब आप अल्फाबेट को एक किनारे कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो जरा नंबर पे देखिए, देखिए यहां पे ऊपर क्या लिखा है 13, नीचे क्या लिखा है, सॉरी ऊपर लिखा है 12, नीचे लिखा है 13। आपने कहा अगर 12 में मैं +1 कर दूं 13 हो जाएगा। फिर आपने कहा 11 का है यहाँ पर आपका 14, तो 11 में अगर मैं प्लस का 3 कर दूं तो 14 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 15, तो यहाँ प्लस का 5 कर दूं तो आगे क्या हो जाएगा आपका 15। अब अगर आगे नेक्स्ट वाला कोई नेक्स्ट जो है आपका अल्फाबेट होता तो उसमें प्लस का 7 होता, क्या होता प्लस का, चूंकि ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं तो जो एक मेथड मिलता है, जो एक पैटर्न चलता है, वो एक जो है एक सीक्वेंस में चलेगा, एक कह सकते हैं सीरीज में चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि प्लस का 1, फिर प्लस का 3, प्लस का 5। आगे अगर अल्फाबेट होता तो आप क्या करते, प्लस का 7, फिर प्लस का 9। अब देखो यही सेम मेथड आप लगा दो DCB में, यही सेम मेथड लगा दो आप D, C और B में। तो आपने कहा D का कोड कितना है, D का कोड है 4, C का है 3 और B का है 2। देखो सबसे पहले प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 तो 4 + 1 5 होता है E का कोड, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 होता है F का कोड, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस होगा 5, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 होता है G का कोड। 7 किसका कोड होता है, G का कोड। तो आंसर हो जाएगा EFG, आंसर क्या हो जाएगा EFG हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, EFG, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी अल्फाबेट की बात होती है आप अल्फाबेट के क्वेश्चनों को हमेशा अल्फाबेट के कोड के द्वारा सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी टेस्ट से ही पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो है नंबर एनालॉजी से। किससे पूछा गया है, नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या सादृश्यता, ठीक है ना। तो अब देखो जरा यहां पे दिया है कि भाई 5 का रिलेशन किससे है, 27 से। 5 का रिलेशन किससे है, 27 से। तो उसी प्रकार से 9 का रिलेशन किससे होगा, 83 से, 81 से, 36 के से कि 18 से। तो अब 5 में आप ऐसा क्या करें कि भाई वहां पर आपका 27 आ जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहां पे लिखा है 5 और हमें लाना है 27, तो 5 में अगर हम 22 ऐड कर दें तो आपका 27 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो जो मेथड आपने इधर लगाया सेम वही मेथड इधर लगाना चाहिए। तो 9 में अगर हम 27 ऐड करते हैं, 9 में 27 22 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा आपका, ये तो 31 होगा। क्या ऑप्शन में 31 दिया है, नहीं दिया गया, तो फिर ये तरीका गलत हो गया, ठीक है ना। फिर और तरीका हमें सोचना पड़ेगा, और क्या तरीका हो सकता है 5 से 27 लाने का, ठीक है ना। भाई जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं
उसके आधार पे जो आंसर आया, अगर वो ऑप्शन में है तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नहीं है तो फिर कुछ और लॉजिक सोचिए, वो लॉजिक जो आपने सोचा था वो तो फिर गलत हो गया, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई लॉजिक हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। अब देखो अगला और क्या हो सकता है भाई, 5 से 27 लाने का तरीका और क्या हो सकता है। आपने कहा एक तरीका और हो सकता है, क्या है देखो जरा। 5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसा करें 5 का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर मतलब होता है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब मतलब होता है संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 में अगर हम 2 अपने से और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब जरा यही सेम तरीका आप 9 में लगा दीजिए। तो आपने कहा 9 से हमें क्या मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को देखो जरा। तो सबसे पहले हमें 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 में प्लस का 2 करना है, तो ये आ जाएगा आपका 83। कितना आ जाएगा 83। क्या ऑप्शन में 83 दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ये तरीका ये भी हो सकता है 5 से 27 लाने का, कि 5 6 जा 30, 30 माइनस 3 27। अब आप यहां कह सकते हैं कि भाई 9 6 जा 54, 54 माइनस का 3 तो 51। क्या 51 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो कई तरीके हो सकते हैं जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट से भी 27 आ रहा है, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन में था, इसलिए हमारा ये लॉजिक क्या है, सही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन सब का ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इस टॉपिक को गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। तो देखो भाई ऑपरेशन कैसे करना है जरा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवीजन मीन्स प्लस, देन 9 + 8 डिवाइड 8 - 4 इंटू 9 इक्वल्स टू व्हाट। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो 9 + 8 डिवाइडेड 8 - 4 इंटू 9 का मान कितना होगा। 26 होगा, 17 होगा, 65 होगा कि 11 होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। सबसे पहला काम, जो आपको इक्वेशन दिया गया, क्या दिया गया, 9 + 8 डिवाइडेड 8 - 4 मल्टीप्लाई 9, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके सिंबल को रिप्लेस करना है। इसके सिंबल को क्या करना है, रिप्लेस करना है। कैसे, देखो यहां पे दिया गया प्लस मीन्स क्या है, तो आपने कहा प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स है डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स है माइनस, और डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स है आपका जो है प्लस। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको जहां पे प्लस रखा है वहां पे मल्टीप्लाई रखना है, जहां पे माइनस रखा है वहां पे डिवीजन, जहां पे मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे माइनस, जहां पे डिवीजन है वहां पे प्लस। तो सबसे पहला काम है सिंबल को रिप्लेस करना, चिन्हों को बदलना। उसके बाद जो नया इक्वेशन बनेगा उसको आपको सॉल्व करना है। गलती से भी जो इक्वेशन दिया गया उसको सॉल्व मत कर दीजिए, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको भाई चेंज करो जरा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 9 प्लस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, तो इंटू 8 हो जाएगा। डिवाइड मीन्स क्या है प्लस, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। माइनस मीन्स क्या है डिवीजन, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है आपका माइनस, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अभी इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है BODMAS, BODMAS। क्या लगाना है, BODMAS, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे लगाना है BODMAS, BODMAS। तो BODMAS का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा उसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे सबसे पहले B की जब बात आती है
तो सबसे पहले बी का मतलब होता है सबसे पहले ओपन करेंगे आप ब्रैकेट, ठीक है ना। ब्रैकेट में भी आपका जो है अगर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्या ओपन होगा, ब्रैकेट, फिर आप यहां पे सॉल्व करेंगे ऑफ को। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, ठीक है ना। इसके बाद आप डी से अर्थात डिवीजन करेंगे, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे डिवीजन को, डिवीजन के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे एम अर्थात मल्टीप्लाई को, फिर आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, और फिर आ जाएगी बारी ए की। ए का मतलब फिर आप करेंगे एडिशन, फिर आप करेंगे एडिशन, और सबसे लास्ट में बारी आएगी एस की अर्थात सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना अर्थात घटाव करना, ओके। अब देखो बॉडमॉस ही आपको लगाना है, ठीक है ना। आपके दिमाग में एक चीज ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जो सिंबल है उसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई अगर ऑफ लगा है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह डिवीजन के बाद होगा। जैसे यहां पर देखें मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है ना, जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा तो ये डिवीजन के बाद होगा, तो ये जगह 9 × 8 प्लस हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 4 से आपका 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9। अब देखो अब मल्टीप्लाई कर लो तो 9 8 जा हो जाएगा 72, 72 प्लस का 2 माइनस का 9, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 74, और 74 माइनस 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखें जरा, तो 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 5 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल पहला है, तीसरा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछे जाएं तो डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना कि जो क्वेश्चन दिया डायरेक्ट बॉडमॉस लगा तुरंत आंसर निकाल दें, नहीं। सबसे पहला काम है सिंबल को रिप्लेस करना, सिंबल को रिप्लेस करने के बाद जो नया आपका इक्वेशन बनेगा उसमें आपको बॉडमॉस लगाना है, क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 65 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका जो है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम एंड महेश इज द फादर ऑफ राम, जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड श्याम इज द फादर ऑफ प्रिया, हु इज द अंकल ऑफ जगत। राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और श्याम प्रिया का पिता है, जगत का चाचा कौन है। श्याम है, महेश है, राम है कि डेटा इनसफिशियंट है अर्थात डेटा अपर्याप्त है। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्लड रिलेशन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, क्या बोलेंगे, रक्त संबंध, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, अर्थात जो हमारा एक फैमिली का जो रिलेशन है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें तो हम जब धरती पर अवतरित हुए तो हमने 2 लोगों को जाना, अपने माँ को और अपने पिता को। तो एक जो आपका रिलेशन है वो पैटर्नल में चला गया, भाई 2 ग्रुप में रिलेशन डिवाइड हो गया, एक पैटर्नल में और एक मैटरनल में, अर्थात एक पिता वर्ग में और एक माँ वर्ग में। पैटर्नल में कौन कौन आएंगे, आपके अंकल हैं, आंटी हैं अर्थात चाचा चाची, ठीक है ना, बुआ फूफा, ठीक है ना, ठीक है। और आपका जो है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर अर्थात दादा दादी। इसी प्रकार से अगर मैटरनल की बात करें तो मैटरनल में हो गया आंट मतलब मौसी, ठीक है ना, मौसी मौसा, मामा मामी, मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी अर्थात मामी और मामा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल जो है ग्रैंड मदर अर्थात नाना नानी, हम उनके क्या लगेंगे, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। अगर पुत्र है, अगर मैं अपने माँ का पुत्र हूं तो ग्रैंड सन, अगर पुत्री हो तो ग्रैंड डॉटर, क्लियर है। तो इसी प्रकार से रिलेशन बढ़ता जाता है कि रिलेशन ट्री की बात होती है।
तो रिलेशन इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब जो रिलेशन में आपको दो चीजें ध्यान देनी है, एक रिलेशन में जेंडर और दूसरा जो है रिलेशन में जनरेशन, ठीक है ना। इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है जब हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले जेंडर की, तो आपको पता है कि दो ही जेंडरों के बीच भाई रिलेशन होता है, मेल और फीमेल। अब आपको क्लियर है कि भाई ये व्यक्ति मेल है तो आप उसके ऊपर प्लस लगाएंगे, आपको क्लियर है कि ये पर्सन ये व्यक्ति फीमेल है तो ऊपर आप माइनस लगाएंगे। ये हम अपने खुद के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लियर है कि ये पर्सन ये व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है वो मेल है तो आप लगा देंगे प्लस, अगर फीमेल है तो लगा देंगे माइनस। दूसरी बात आती है जनरेशन की, दूसरी बात होती है जनरेशन की अर्थात पीढ़ी की। अब देखो जब पीढ़ी की बात आती है तो जैसे आपने कहा कि भाई एक है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, अब मैं जो है मेरा जो भाई है मेरी जो बहन है, चाहे वो मुझसे बड़े हो चाहे मुझसे छोटे हों, ठीक है ना, वो हम सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन अगर मेरे पिता की बात हो, मेरे फादर की बात हो, मुझसे एक जनरेशन ऊपर है। मेरे ग्रैंड फादर की बात हो, मुझसे दो जनरेशन ऊपर है। अगर मेरे सन की बात हो तो मुझसे एक जनरेशन नीचे है। मेरे नीस की बात हो, मेरे नेफ्यू की बात हो, मुझसे एक जनरेशन नीचे है। क्लियर है। तो यहां पर देखो इक्वल जनरेशन अर्थात जो समान जनरेशन है, जो बहन भाई का रिश्ता है, ठीक है ना, उसको हम दर्शाते हैं हॉरिजेंटल लाइन से, और जो जनरेशन गैप है उसको हम दर्शाते हैं वर्टिकल लाइन से। किससे दर्शाते हैं? वर्टिकल लाइन से। क्लियर है। अब यहां पर एक रिलेशन और होता है पति पत्नी का रिलेशन। इस रिलेशन की खासियत ये है, बहुत खास रिलेशन होता है, सबको पता है भाई, ठीक है ना। तो इस खास रिलेशन की खास वजह ये है कि अगर किसी एक का जेंडर डिफाइन है, इस रिलेशन के अलावा ऐसा कुछ में नहीं होता। यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है, दूसरे का अपने आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर है। आपने कहा ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। तो पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन पे। अब हमें ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने समझ लिए, इनके द्वारा देखो हम डायग्राम को बना के कैसे आंसर दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर नहीं निकाल पा रहे तो फिर डायग्राम बनाइए। कैसे देखिए जरा, कह रहे राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। अब देखो इक्वल जनरेशन, तो आपने यहां पे राम लिखा, राम श्याम का भाई है, तो यहां पे आपने श्याम लिखा, ठीक है ना, दोनों पुरुष हैं राम और श्याम। फिर आगे कह रहे हैं कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम एंड महेश इज द फादर ऑफ राम। अब देखो महेश जो है फादर के जो है, महेश जो है राम के फादर है, महेश राम के फादर हैं। तो एक चीज देखिए, जब ये राम के फादर हैं तो ये श्याम के भी फादर हैं, क्योंकि राम और श्याम दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, हाँ एक चीज ये आती है कि भाई देखो नाम के आधार पे जेंडर डिफाइन नहीं होता है। तो यहां पर देखो कहा गया कि भाई महेश राम के पिता तो महेश पुरुष, राम श्याम का भाई है तो राम भी पुरुष, क्योंकि भाई तो भाई मेल ही तो होगा। क्लियर है। बहन की बात होती थी फीमेल में जाती। क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड श्याम इज द फादर ऑफ प्रिया। तो श्याम किसके पिता हैं? श्याम जो है प्रिया के पिता हैं। तो प्रिया और नीचे आ गई, प्रिया और नीचे आ गई, देखो ठीक है ना। और जो जगत है वो जो है प्रिया का भाई है। जो जगत है वो प्रिया का क्या है? भाई, ठीक है ना। अब यहां पर देखो श्याम जो है तो जगत और प्रिया दोनों को क्या है? पिता है, ठीक है ना। ये इन दोनों के पिता हैं। राम जो है वह श्याम का ब्रदर है, भाई है। तो राम जो है वह जगत और प्रिया दोनों के क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे। जो राम हैं वो जगत और प्रिया दोनों को क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, अर्थात चाचा हो जाएंगे। भाई पिता के भाई क्या लगते हैं? चाचा ही तो लगते हैं। तो यही तो पूछा गया है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हु इज द अंकल ऑफ जगत। तो जगत के अंकल कौन है भाई? राम है।
जगत के अंकल कौन है? राम है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। किस टॉपिक से? कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टर SISTER इज रिटन एज RHR SDQ, हाउ इज अंकल रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में सिस्टर को RHR SDQ लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? देखो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है, तो जैसे ही बात अल्फाबेट की होगी आप बात करेंगे जो है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की होगी आप बात करेंगे 1 to 26 की। तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 एंड Z26। अब देखिए कैसे आप कोड के माध्यम से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो सिस्टर को किस में डिकोड कर दिया गया है? RHR SDQ में। तो यहां से आपको मेथड निकालना है कि भाई क्या मेथड यहां पर लगा है, क्या सीक्वेंस लगा है जिसे सिस्टर के जो अल्फाबेट है उसको इसमें डिकोड कर दिया गया, और जो मेथड निकलेगा, जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उसको हम अप्लाई कर देंगे किसमें? अंकल में। जैसे यहां पर देखो सबसे पहले आप सिस्टर को लिख लीजिए ऐसे SISTER लिख लिया। इसको किसमें डिकोड किया गया है? आपने कहा RHR SDQ। अब दोनों को जरा कोड लिख लीजिए, ऊपर के भी और नीचे की भी। S का कोड 19, I का 9, S19 T20 E5 एंड R18। ओके, R18 H8 R18 S19 D4 एंड Q17। अब देखो जैसे ही आपने कोड लिखा सारे के सारे राज खुल के आपके सामने आ गए। देखो यहां पर 19 को क्या लिखा गया है? 18। 19 को 18 कैसे लिखा जा सकता है? आपने कहा माइनस का 1 कर दीजिए। 9 को 8 कैसे लिखा जा सकता है? माइनस का 1 कर दीजिए। 19 को 18 माइनस का 1, 20 को 19 माइनस का 1, 5 को 4 माइनस का 1 और 18 को 17 माइनस का 1। तो सब में क्या करना है? माइनस का 1 कर देना है। ठीक है ना भाई, सिस्टर को इसमें डिकोड किया गया है ना, तो सिस्टर से ये वाले अल्फाबेट आएंगे, S से R आएगा, I से H आएगा। तो एक देखो मेथड मिल गया। सब में क्या करना है आपको? माइनस का 1 करना है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो आपसे पूछा गया है अंकल, आपसे पूछा गया है UNCLE अंकल पूछा गया। देखो जरा भाई, U का कोड 21, N का 14, C का 3, L का 12 और E का 5। मेथड क्या? सब में माइनस का 1 करना है। तो 21 माइनस का 1 20 होता है T का कोड। 14 माइनस का 1 तो आपका 13 होता है M का कोड। 3 माइनस 1 तो आपका 2 होता है आपके B का कोड। फिर आपका 12 माइनस 1 11 होता है K का कोड। और 5 माइनस 1 4 और 4 होता है आपके D का कोड। किसका होता है? D का। तो आंसर क्या हो जाएगा? TMBKD। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जब भी बात अल्फाबेट की आती है, आप अल्फाबेट के क्वेश्चंस को उनके कोड के माध्यम से बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। ठीक है ना हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम, नहीं इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम। सबसे अच्छी बात यह कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। अब देखिए यहां पर देखो भाई, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बेबी क्रॉल्स 30 feet टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न्स राइट एंड क्रॉस 30 feet, turns right again and crawls 45 feet.
ही टर्न्स लेफ्ट एंड क्रॉस 15 फीट, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड क्रॉस 15 फीट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू क्रॉस अनदर 15 फीट, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। एक बच्चा 30 फीट पूर्व की ओर रेंगता है, दाएं मुड़ता है और 30 फीट रेंगता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 45 फीट रेंगता है, ठीक है ना। वह बाएं मुड़ता है और 45 फीट रेंगता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 45 फीट रेंगता है, अंत में वह और 15 फीट रेंगने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है ना। तो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो वहां से अब जहां पे वो फाइनल पहुंच गया वहां पर वह कितनी डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे डायरेक्शन टेस्ट से। डायरेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें, दिशा परीक्षण की अगर हम बात करें, तो 4 डायरेक्शन आपकी मेन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम टोटल रीजनिंग में 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं। 4 तो आपकी मेन डायरेक्शन है, देखो कौन सी, इस प्रकार से ये मेन डायरेक्शन हो गई 4, ठीक है ना। 4 ये आपकी मेन डायरेक्शन हो गई, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में चारों डायरेक्शन कनेक्ट आपकी जो है कनेक्ट होती हैं। ये है आपकी ईस्ट और ये है आपकी डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट आपकी साउथ, नॉर्थ के अपोजिट आपकी साउथ। ये जो डायरेक्शन है आपस में 90 डिग्री जब ये मिलती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, अर्थात एक राइट एंगल बनाती हैं, अर्थात एक राइट एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी ये एंगल भी आपका 90 डिग्री, अर्थात ये जो पूरा सर्कल है ना वो पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर एक व्यक्ति जो है किसी भी एक दिशा में चेहरा करके खड़ा है और उसको 360 डिग्री चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो फिर से आके उसी डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा। क्लियर है। टोटल हम 8 डायरेक्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बाकी 4 डायरेक्शन ये होती, बाकी 4 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से। ये डायरेक्शन देखो आपकी नॉर्थ है, ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी साउथ है, ये वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगी। और 2 डायरेक्शन ये होती हैं आपकी इस प्रकार से। ये देखो ये आपकी साउथ है, ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगी और ये आपकी नॉर्थ और वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो 4 आपकी मेन डायरेक्शन, 4 उसकी मिडिल डायरेक्शन। जो मिडिल डायरेक्शन है वो 90 डिग्री को 45 डिग्री में डिवाइड कर देती है। तो आपका डायरेक्शन 2 फॉर्म में एंगल होते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो बात करते हैं लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे दिमाग समझो कि जब आप क्लॉकवाइज चलोगे अर्थात घड़ी की दिशा में चलोगे, आज जब क्लॉकवाइज चलोगे तो हमेशा उस व्यक्ति का आप राइट लेंगे, अर्थात आप राइट टर्न कर जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप उस व्यक्ति का क्या लेंगे, हमेशा लेफ्ट लेंगे, आप लेफ्ट टर्न लेंगे। क्लियर है। तो क्लॉकवाइज में राइट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट टर्न। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप साउथ में जाएंगे, लेफ्ट टर्न में आप नॉर्थ में जाएंगे। आप अगर साउथ में हैं तो राइट टर्न में वेस्ट और लेफ्ट टर्न में ईस्ट। अगर आप वेस्ट में हैं तो राइट टर्न में नॉर्थ और आपका जो है लेफ्ट टर्न में साउथ। अगर आप नॉर्थ में हैं तो राइट टर्न में आपका ईस्ट और लेफ्ट टर्न में आपका जो है वेस्ट। सेम यही लेफ्ट राइट आपको मिडिल डायरेक्शन में भी लेना, क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट। क्लियर है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और हम बनाते हैं क्वेश्चन का डायग्राम। दूरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके डायरेक्शन में जब आप डायग्राम को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ बेबी क्रॉस 30 फीट टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न राइट एंड क्रॉस 30 फीट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब वो ईस्ट में जा रहा है। देखो यहाँ से ये एक पॉइंट मानो, जब भी आप डायग्राम को बना रहे हैं हमेशा आप सेंटर पॉइंट से डायग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो सेंटर पॉइंट क्या है, जहां पर चारों डायरेक्शन आपस में मिल रही हैं। तो ये सेंटर पर जहां पे चारों डायरेक्शन आपस में मिल रही हैं, ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। पीछे की तरफ क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। तो ईस्ट में कितना दूरी चलता है, वो चलता है 30 फीट। ये दूरी है 30 फीट की। फिर देखो यहाँ से क्या है, वो इस यहाँ से राइट टर्न लेता है।
अब देखो राइट टर्न तो क्लॉकवाइज में जाएगा, क्लॉकवाइज कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ये हो जाएगा उसका राइट टर्न। और ये जो दूरी चलता है वो दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी भी जो है आपकी 30 फीट है, ठीक है ना। ये भी दूरी कितनी है आपकी, ए बेबी क्रॉस 30 फीट टुवर्ड्स ईस्ट, टर्न राइट एंड क्रॉस 30 फीट। देखो ये भी आपकी दूरी 30 फीट है, ओके। टर्न राइट अगेन एंड क्रॉल 45 फीट। अब देखो ये जा रहा है कहाँ, साउथ में। जब यह जो है राइट टर्न लेगा तो ये इधर की तरफ मुड़ेगा, वेस्ट की तरफ, और दूरी है 45 मीटर, तो यह इससे आगे निकल जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये है 45 फीट की दूरी। भाई 15 फीट ज्यादा है ना, ये 30 फीट है, 45 तो उससे आगे निकल गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ही टर्न लेफ्ट। अब देखो कह रहा है ही टर्न लेफ्ट एंड क्रॉल 15 फीट। ये जा रहा है कहाँ, वेस्ट में। जब ये लेफ्ट टर्न करेगा तो ये जाएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा नीचे की तरफ, और ये जो दूरी है वो 15 फीट की है, क्लियर है। फिर कह रहा है ही टर्न, ही यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा है ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड क्रॉल 15 फीट। तो देखो इसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है, कहां जा रहा है, साउथ में। ये कहां जा रहा है, साउथ में, और फिर से 15 फीट चलेगा तो साउथ में लेफ्ट टर्न कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, ऐसे आपका मुड़ेगा और ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। ये बिल्कुल इसके बराबर में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये कितना है 30 फीट, ये कितना है 30 फीट, यहां से यहां तक कितना है आपका 45 फीट, तो ये 15 फीट तो ज्यादा है, तो 15 फीट फिर लौट के आ गया, तो मतलब बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होगा इसके। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट टू क्रॉल अनदर 15 फीट। अब देखो फिर से वह कहां लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न जब लेगा तो या इधर ऊपर की तरफ मुड़ेगा और आके फिर से यहीं पर खड़ा हो जाएगा, इस वाले यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी 15 फीट है और फिर से वह 15 फीट ही ऊपर की तरफ चलता है, तो आके फिर से इसी रोड पर खड़ा हो जाएगा। अब देखो कह रहा है, तो बताइए कि हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। देखो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस डायरेक्शन और कितनी दूरी पर है। तो आपने कहा कि इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है साउथ। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ। भाई ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, इधर आपका वेस्ट, तो ये डायरेक्शन है साउथ। दूरी कितनी है, 30 फीट। देखो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होगी, तो साउथ 30 फीट आपका आंसर आ जाएगा। 30 फीट साउथ, साउथ तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। 30 फीट साउथ आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी भी कितनी होगी, 30 फीट की, 30 फीट होगी, ठीक है। ये भाई बराबर होगी, बिल्कुल यहाँ पे आके खड़ा हुआ तो ये दूरी इसके बिल्कुल बराबर होगी, तो ये 30 फीट है तो ये भी 30 फीट है, तो 30 फीट साउथ आपका सही आंसर होगा, तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 7th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया क्लासिफिकेशन से, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को भी हम 3 टाइप से में पढ़ते हैं, आपका वर्ड क्लासिफिकेशन अर्थात शब्दों का वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन संख्याओं का वर्गीकरण, और आपका है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन अर्थात अक्षरों का वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका शब्दों के क्लासिफिकेशन से। तो यहां पर देखो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से 3 एक कंडीशन के आधार पे समान है, कौन सा एक है जो भिन्न है वो आपको बताना है। जैसे देखिए पहले में दिया गया फीलिंग, जॉय, एनाइजिटी एंड एंगर, अनुभूति, आनंद, चिंता एंड और गुस्सा। अब इन 4 ऑप्शनों में से 3 किसी आधार पर समान है, एक कौन सा है जो इनसे डिफरेंट है, जो उनके ग्रुप में नहीं आता, उसका चुनाव आपको करना है। तो अब अगर यहां पर देखें तो जो आपका फीलिंग है, जॉय है, एनाइजिटी है और एंगर है, तो अगर इन शब्दों की हम बात करें तो चाहे वो जॉय हो अर्थात आनंद, चाहे वो एनाइजिटी हो अर्थात चिंता, ठीक है ना, चिंता हो,
और चाहे वो आपका एंगर हो, चाहे वो आपका एंगर हो। ये स्टेट ऑफ फीलिंग है, ये फीलिंग, ये सब जो है फीलिंग को ही तो डिनोट करते हैं। कह सकते हैं कि ये जो है स्टेट ऑफ फीलिंग है, स्टेट ऑफ फीलिंग है, स्टेट ऑफ फीलिंग है, ठीक है ना। फीलिंग की अवस्थाएं हैं, कभी आप गुस्से में हैं, कभी आप जो है बहुत खुश हैं, कभी आप क्रोधित हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेट ऑफ सब फीलिंग्स है, इसलिए ये तीनों आपस में ग्रुप बनाते हैं, फीलिंग आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कभी आप आनंद की अनुभूति करते हैं, कभी आप चिंता की अनुभूति करते हैं, बहुत टेंशन में हो गए, कभी आप जो है क्रोध की अनुभूति करते हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो ये सभी अनुभूति के प्रकार हैं। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 8th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नंबर क्लासिफिकेशन से। ये क्वेश्चन पूछा गया किस टॉपिक से, क्लासिफिकेशन में नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण। तो यहां पर भी देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से 3 एक कंडीशन के आधार पे समान है, एक पैटर्न जो उन तीनों में समान लग रहा है उस आधार पे वो समान है, एक है जो उनमें से डिफरेंट है। वो कौन सा है वो आपको उसको चुनाव करना है, उसका चुनाव आपको करना है। जैसे पहले में दिया गया है देखो 123 और इधर दिया गया है आपका 273। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन से पहले आप क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस देख लो। अगर इनके बीच के डिफरेंस से बात बन जाएगी तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो फिर आगे बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें आगे बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम इनके बीच के डिफरेंस के देखें, देखो जरा डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई। 3 से 3 गए 0, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1। अर्थात अगर इसमें हम 123 में इतना प्लस कर दें तो इतना आ जाएगा भाई। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, 150 का डिफरेंस आ गया। अर्थात 123 में अगर हम प्लस कर दें 150 का तो 273 आ जाएगा। सेम यही तरीके जरा सेकंड देखिए, लग रहा है क्या, इसमें 280 है और इधर क्या है आपका 430 है, जरा माइनस करो इससे। तो आपने कहा ये 0 है, 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 आ जाएगा। अगर इसमें आप 280 में 150 प्लस कर कितना आ जाएगा। इसी प्रकार से जरा देख लो भाई 48 से क्या ये आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, काम हमारा बन जाएगा। 198, अब 198 में प्लस का 150 जरा कर दो, तो आपने कहा 8, 5 + 4 आपका 9, बिल्कुल सही है। तो 53 से 53 में क्या 150 प्लस करने पे आपका जो है 193 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो कितना आपका 3 है, 5 पे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा, ये आपका गलत है। तो ये देखो ये तीनों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है इन दोनों संख्याओं के बीच 150 का डिफरेंस है, तीनों में समान, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका कितने का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 140 का, कितने का हो जाएगा 140 का। इसलिए ये तीनों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन 53-193 इनके ग्रुप में नहीं आता, तो ये इनसे अलग है। क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल वेन डायग्राम से, तार्किक वेन आरेख से। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब देखो आपको वर्ड क्या दिए गए हैं, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज है एंड ब्रिंजल्स है, सब्जियां हैं आलू और बैगन। तो अब देखो जो वर्ड दिए जाए उनको इनके बीच के रिलेशन को हम सेट्स के माध्यम से दर्शाते हैं। आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो आपका इनके बीच के बेस्ट रिलेशन को दर्शाता है। तो आपने कहा भाई देखो वेजिटेबल्स के अंतर्गत आपके पोटैटोज भी हैं और वेजिटेबल्स के अंतर्गत ब्रिंजल्स भी हैं। सब्जियों दोनों आते हैं, आलू और बैगन दोनों आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आलू का बैगन से, बैगन का आलू से कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई आलू पर डाल दिया तो बैगन का भी स्वाद मिल गया, नहीं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सम पोटैटोज आर ब्रिंजल, कुछ आलू जो है बैगन है, नहीं ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों वेजिटेबल्स हैं। तो आपने कहा कि ये दोनों वेजिटेबल्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, ये दोनों जो है वेजिटेबल्स के अंतर्गत आएंगे, अर्थात दोनों सब्जियों के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात ये हो गया आपका सर्कल वेजिटेबल्स का, इसके अंदर ये हो गया पोटैटो, ये हो गया ब्रिंजल, ठीक है ना। ये किसका हो गया, ये हो गया सर्कल वेजिटेबल का, वेजिटेबल, ठीक है ना। वेजिटेबल्स के अंतर्गत आपका पोटैटो भी है, आपका पोटैटोज भी है, और इसके अंतर्गत आपका ब्रिंजल भी है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आपका ब्रिंजल भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो देखो कौन सा डायग्राम बना है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये जो है 12 वाला सर्कल वेजिटेबल का, उसमें जो है आपका ब्रिंजल और पोटैटो दोनों अलग अलग है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका जो है सीरीज से पूछा गया है, सीरीज से पूछा गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स विल कंप्लीट द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है सीरीज टॉपिक से पूछा गया है, और इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, ठीक है ना। सीरीज हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट में भी एक आपका कैपिटल लेटर सीरीज, तो जब कैपिटल लेटर सीरीज की बात आती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं अल्फाबेट के कोड के द्वारा, लेकिन जब स्मॉल लेटर सीरीज की बात आती है तो हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। यहां पे हम अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करेंगे, एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को आपको खोजना है। जैसे देखो श्रृंखला क्या दी गई है, आपका डैश ए डैश ट्रिपल ए, फिर दिया गया है बी ए डबल डैश, बी ए डैश, ए बी डैश। अब आपको ए बी सी डी बताना कौन सा इसमें से फिल किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इन क्वेश्चनों को सीरीज के माध्यम से और ऑप्शन के माध्यम से बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा, यहां पर देखो जरा, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो डैश है, डैश ए डैश ट्रिपल ए, फिर है आपका बी ए, फिर डैश, फिर डबल डैश है, फिर बी ए डैश, ए बी डैश। अब देखो यहां पर केवल दो ही अल्फाबेट आपके यूज हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ऑप्शन में भी ए और बी के अलावा तीसरा कोई अल्फाबेट नहीं दिया गया। अब यहां पर देखें, अगर ऑप्शन की आप बात करें तो हर ऑप्शन की शुरुआत ए से हुई है, हर ऑप्शन की शुरुआत ए से हुई है, और अर्थात यहां पे आपका डबल ए, अर्थात यहां पे ए ही आएगा। भाई हर ऑप्शन की शुरुआत ए से हुई है तो शुरुआत में ए आएगा, तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे अगर आप देखें तो बी के बाद क्या है, आपका ए है, भाई बी के बाद ए है, तो आपने कहा कि अगर बी के बाद मैं यहां पर ए के पहले बी रख दूं, भाई बी के बाद ए है तो यहां पे ए है, अगर मैं यहां पे बी रख दूं तो देखो ये एक सीरीज बन जाएगी क्या, डबल ए बी ए। देखो यहां से भी आपको दिख रही है डबल ए बी ए, देखो ये सीरीज यहां पे रिपीट हुई। तो आगे भी जरा इस सीरीज को लेके चलो, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए। तो आपने यहां पे क्या फिल किया, देखो जरा, ए बी डबल ए, फिर आपका जो है डबल ए 4 टाइम ए बी 4 टाइम ए। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में देखो दिया गया ए बी 4 टाइम ए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन आता है ना, आप सीरीज के माध्यम से और ऑप्शन का सहारा लेके बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित नियम का पालन या तो पंक्तिवार या तो स्तंभवार किया जाता है। अब देखो अगर यहाँ पे हम रो की बात करें तो ये जो है आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें रो कौन सी है, जिसमें 14 10 25 लिखा है, 16 9 24 14 क्वेश्चन मार्क 23।
कॉलम की बात करें तो जो 14, 16, 14 है ये आपका कॉलम है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, या तो कहीं पर जो है या तो रो के लास्ट में या तो कॉलम के लास्ट में कहीं पे बड़ा नंबर लिखा हो तो उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो कोई भी नंबर बड़ा नहीं, इनके बीच का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर देखिए तो फिर इनमें कोई सीक्वेंस चल रहा हो, लेकिन जो लगेगा सब में समान लगेगा। पहली बात ये ध्यान दीजिए, अगर आप रो वाइज देखते हैं तो जो लगाएंगे सब में समान लगाएंगे, अगर आप कॉलम वाइज देखते हैं तो जो लगाएंगे सब में समान लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो क्या यहां पे कोई ऐसा रूल लग रहा है? आपने कहा अगर 14 में माइनस का 4 कर दें 10 आ जाएगा, 10 में अगर प्लस का 15 कर दें तो आपका 25 आ जाएगा। लेकिन 16 में माइनस का 4 करने पे 9 नहीं आएगा, 16 में माइनस का 4 करने पे 9 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं लगने वाला। अच्छा यहां पे अगर हम कॉलम में लेते हैं 14 प्लस का 2 16, 16 माइनस 2 14, तो 10 प्लस 2 आपका 12 होना चाहिए, ये भी नहीं लग रहा। तो फिर क्या करेंगे, अब जरा एक काम करते हैं, ये जो है एक बार रो के सारे डिजिट्स को, सारे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। तो यहां पर देखो अगर हम फर्स्ट रो के सभी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखो जरा फर्स्ट रो के सभी नंबर को जरा ऐड कर लो, 14 प्लस का 10 प्लस का 25, ठीक है ना। यहां पे अगर भाई इनका फर्स्ट रो के सभी नंबर्स का जो सम है, इसी प्रकार से इसका सम निकालेंगे, अगर इसके भी नंबर का सम वही आता है तो यहां पे वही रूल लगा देंगे। देखो जरा कितना आ रहा है, देखो 14 प्लस 10 आपका 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। फिर इसको जरा सेकेंड वाले रो को जरा ऐड करो भाई, 16 प्लस 9 प्लस 24, तो आपने कहा ये भी 49 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 और प्लस 9 25, तो ये 49 हो जाएगा। तो देखो ये भी 49 हो रहा है, ये भी 49 हो रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाली रो है यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 14 क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ मान लो, जैसे मैंने ए मान लिया, प्लस का 23, इसको ऐड करने पे 49 आना चाहिए, ठीक है ना। यही तो यहाँ पे होगा कि भाई इन सब का टोटल 49 आना चाहिए। तो यहाँ पे जरा इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा a प्लस 7 और 37 इक्वल्स टू 49, तो a इक्वल्स टू 49 माइनस 37, तो ये आ जाएगा आपको कितना 12 आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 12 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई भाई। सबसे पहले देखो अगर आपका इधर या तो रो के लास्ट में या तो कॉलम के लास्ट में अगर बड़ा नंबर लिखा तो हम उधर ध्यान देंगे। जब ये नहीं लगा तो फिर देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके देखे लेकिन वो नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं वहाँ पे लग रहा, तो फिर क्या करेंगे, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज के सारे नंबर्स को ऐड करके देखिए। जैसे हमने रो वाइज जोड़ा तो देखो इसका भी आपका 49 हो रहा है, इसका भी 49, तो इसके भी सारे नंबर्स का एडिशन 49 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 13 नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया है नॉन वर्बल रीजनिंग से। किससे पूछा गया है? नॉन वर्बल रीजनिंग से। क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शूज बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करें कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक से। अब देखो फोल्डिंग और कटिंग में केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो भाई जो सबसे पहले फोल्ड होगा, जो सबसे पहले फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा। यहां पे डॉट ये दर्शाता है कि इस कागज को फोल्ड कर दिया गया है, और आपका एरो ये दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया है, और लास्ट में ये आपको जो लास्ट में पेपर बचा इसको इस प्रकार से कट कर दिया गया। अब आपको ध्यान देना है कि भाई जब इसको ओपन किया जाएगा तो सबसे लास्ट में जो फोल्ड हुआ सबसे पहले ओपन होगा। अब देखो यहां पे जब इसको आप ओपन करेंगे तो जो ये वाले सर्कल हैं ये आपको यहां पे हाफ इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे,
ठीक है ना। ये जो सर्कल है आपके, ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से, भाई ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे, और देखो एक सर्कल आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान समझिए, देखो ये भाई ये हाफ सर्कल यहाँ पे कट किया गया है, पूरा पूरा सर्कल ही हाफ सर्कल। तो जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे ऊपर को, तो ये वाला सर्कल यहाँ पे जाएगा, ये लाइन, तो ये दो सर्कल यहाँ भी दिखाई पड़ेंगे, और ये सर्कल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, देखो तो ये सर्कल देखो यहां से कंप्लीट हो गया, ये सर्कल यहां से कंप्लीट हो गया, और ये दोनों सर्कल यहां पे आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जब पूरा का पूरा आप ओपन कर देंगे। पहले आप ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो मैंने बताया शुरुआत में। जब फिर आप इसको पूरा ऐसे ओपन कर देंगे तो ये फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो किस ऑप्शन में है, पहले में तो नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, आंसर बी होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस मार्क क्वेश्चन मार्क वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे क्वेश्चन मार्क चिन्हित रिक्त स्थान रखने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इनकम्प्लीट पैटर्न टॉपिक से, अर्थात नॉन वर्बल के आकृति पूर्तिकरण से। ठीक है ना, एक इनकम्प्लीट फिगर है, उसमें से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे आपको डायग्राम रखना है। ए बी सी डी में से किसको रखा जाए कि ये डायग्राम, ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पे जो आपका डायग्राम है, ठीक है ना, देखो यहां पे आपकी 3 जो है लाइन है, यहां पे आपकी देखो 1 2 3, यहां 1 2 3, यहां आपकी 1 2 3, यहां पे 3 लाइन आना चाहिए, यहां पे 3 लाइंस आनी चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर, ठीक है ना। क्रॉस ऐसे बनेगा जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लैक जो है सर्कल आएगा। सी तो नहीं हो सकता, उसको आंसर निकाल दीजिए, आंसर हो ही नहीं सकता। आपने कहा बी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 3 लाइनें नहीं, देखो यहाँ पे 3 लाइनें चाहिए। आंसर डी भी नहीं, उसमें आपका क्रॉस नहीं है ये वाला। आंसर कौन सा होगा? ए ही होगा। आंसर कौन सा होगा? ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप पहले उन ऑप्शनों को अलग कर दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते। जो आंसर होगा वो अपने आप कहेगा कि मैं हूं आंसर, मुझे आंसर यहाँ पे रख दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि एक दर्पण को रेखा mn पर रखा जाता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखो ये एक डायग्राम है, mn पर एक दर्पण रखना है, एक मिरर रखना है। देखो मिरर एक होता है, रखने के 2 तरीके होते हैं। एक आपका वर्टिकल, अर्थात जो आप उसको रखते हैं लंबवत, ठीक है ना। अगर दर्पण इस प्रकार से रखा है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या होता है कि लेफ्ट बदलता है राइट से और राइट बदलता है लेफ्ट से। अर्थात जो डायग्राम है उसका लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन अप एंड डाउन पार्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। ऊपर और नीचे का भाग नहीं बदलता, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो भाग नीचे वो नीचे रहेगा। लेफ्ट राइट आपस में बदल जाते हैं, जो भाग लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मिरर आपका इस प्रकार से हॉरिजेंटल रखा है, अर्थात क्षैतिज रखा है, ठीक है ना, इस प्रकार से रखा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका लेफ्ट एंड राइट नहीं बदलता। यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट नहीं बदलता, ठीक है ना। लेफ्ट एंड राइट आपस में नहीं बदलते, ये आपस में नहीं बदलते, लेकिन अप डाउन आपस में बदल जाते हैं। अप बदलता है डाउन से, डाउन बदलता है अप से। हॉरिजेंटल मिरर का इमेज और आपका वाटर इमेज दोनों में सेम रूल लगता है, दोनों में समान इमेज बनती है।
अब देखो यहाँ पे जो आपका mn पर जो मिरर रखा गया है वो आपका वर्टिकल रखा गया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई लेफ्ट राइट आपस में बदलेगा। तो देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पास में है वो पास दिखाई देगा, जो दूर है सो दूर जाएगा। तो ये जो आपको एरो का निशान है वो इसके पास दिखाई देगा, ये सर्कल आपका दूर जाएगा। तो यहां पर भी पहले उनको देख लीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आपने कहा ना तो आंसर बी हो सकता ना तो आंसर डी हो सकता, बी और डी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब अगर ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ए आंसर नहीं होगा क्योंकि बीच में सर्कल नहीं है, आंसर क्या होगा सी होगा, आंसर क्या होगा सी होगा। ए आंसर चूंकि बीच में सर्कल गया इसलिए ए भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका जो है पास में है तो पास दिखाई देगा, ये दूर है तो आपको दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट आपस में बदल गया, अब सर्कल तो मिडिल में तो अब सर्कल ही वहीं पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका हर एक टॉपिक को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिर से बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।